में बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम कुछ जानकारियां ले रहे हैं अलग अलग विषयों पर, जो भी विशेषज्ञ हैं। और आज हमारे साथ नरेंद्र बत्रा जी हैं, जो फाइनेंस मैनेजमेंट के विशेषज्ञ हैं और हमें उसी के बारे में काफ़ी अच्छे से समझा रहे हैं। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक प्रेयर के बाद। ठीक है। कोई प्रेयर करना चाहे तो बोल सकते हैं। कोई प्रेयर करना चाहें तो बोल सकते हैं। प्रेयर करते हैं सारे आवाज अच्छी है, वैसे कहना तो ठीक है। हाथ से हो काम भगवन, दिल में तेरा नाम हो। हाथ से हो काम भगवन, दिल में तेरा नाम हो। शाम से हो हर सुबह और हर सुबह से शाम हो। हाथ से हो काम भगवन, दिल में तेरा नाम हो। हाथ से हो काम भगवन, दिल में तेरा नाम हो। जब तलक यह सांस तब तक खेल ये चलता रहे। जब तलक ये सांस तब तक खेल ये चलता रहे। दीप तेरे प्यार का दिल में मेरे जलता रहे। दीप तेरे प्यार का दिल में मेरे जलता रहे। काम जिसको समझे दुनिया, वो मेरा विश्राम हो। काम जिसको समझे दुनिया, वो मेरा विश्राम हो। हाथ से हो काम भगवन, दिल में तेरा नाम हो। ठोकरे खाऊं न तेरे दर्शनों को दर बदर। ठोकरे खाऊं न तेरे दर्शनों को दर बदर। जिस तरफ जाए निगाह जलवा तेरा आए नजर। जिस तरफ जाए निगाह जलवा तेरा आए नजर। हर बशर हो रूप तेरा, हर जगह तेरा धाम हो। हर बशर हो रूप तेरा, हर जगह तेरा धाम हो। हाथ से हो काम भगवन, दिल में तेरा नाम हो। शाम से हो हर सुबह और हर सुबह से शाम हो। शाम से हो हर सुबह और हर सुबह से शाम हो। हरिओम तत्सत। काम जिसको समझे दुनिया, वो मेरा विश्राम हो। तो जो हम लोगों को इतना डिफिकल्ट लगता है, वो सर के लिए एक मजेदार चीज है, और सर हमारे लिए भी उसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी हमें बहुत इजी वे में वो समझा रहे हैं। बत्रा सर से अनुरोध कि वो आगे स्टार्ट करें, डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू आशु जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे को भी मोटिवेट किया कि ऐसी प्रेजेंटेशन बनाऊं, जो काफी देर से मैं सोच रहा था, लेकिन सिर्फ आलस की वजह से या आप जैसे किसी मोटिवेटर की कमी की वजह से नहीं कर पा रहा था। तो मेरा भी अपना ये बहुत पुराना शौक था या इच्छा थी कि मैं ऐसा एक प्रेजेंटेशन बनाऊं और लोगों को समझाऊं। ये आपकी वजह से पूरा हो पा रहा है। हमने कवर किया था अभी तक इक्विटी मार्केट क्या होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, इसके ऊपर इनकम टैक्स का क्या रूल होता है, और
कुछ भ्रांतियां कि इसको जुआ कहते हैं या बहुत रिस्की होता है। सिप और एसडब्ल्यूपी क्या होता है ये हमने कवर किया, और डेट म्यूचुअल फंड और बैंक एफडीआर में क्या फर्क है और दोनों में कौन सी बेटर हो सकती है, और किस तरीके से हम केक को खा भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं, ये सब हमने अभी तक कवर किया। आज थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ में रिवाइज करूंगा और उसके बाद आपको ज्यादा नहीं 2-3 चीजें बताऊंगा। एक तो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो कंपाउंडिंग का वंडर है उसके बारे में बताएंगे। 2000 रुपये में कैसे शादी करते हैं बच्ची की वो बताऊंगा। और ये सारी चीज को रेगुलेटर कौन है, कौन इसको रेगुलेट करता है, इसमें फ्रॉड होने का क्या चांस होता है वो भी बताऊंगा। क्योंकि इस उम्र के इस पड़ाव पे या वैसे भी कोई भी उम्र का पड़ाव हो तो अपने पैसे की सिक्योरिटी और उसका वो ज्यादा जरूरी है कि कमाने के चक्कर में या ज्यादा ब्याज के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम अपने पैसे का ही नुकसान कर बैठे। नुकसान होना है तो पहले पता हो क्या कैलकुलेटेड रिस्क है इसमें और क्या गवर्नमेंट की तरफ से इसमें सावधानी और क्या सिक्योरिटी और कौन रेगुलेटर है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैं शुरू करता हूं एक बार फिर एक छोटे से एग्जांपल से कि सुबह मैंने एक बिजनेस शुरू करना है और मेरे पास पैसे नहीं है, आइडिया है बहुत अच्छा, और वो बिजनेस शुरू करने की कीमत सिर्फ 40 लाख रुपए है। और मैं अपने दोस्तों को, आप सबको कहता हूं कि मेरे को 40 लाख चाहिए, मेरे को बिजनेस करना है, इस चीज का करना है, मेरे को 40 लाख दें। आप सबको भी आइडिया बहुत पसंद आता है लेकिन कोई भी 40 लाख रुपए देने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन 40 आदमी मिलके कहते हैं कि हम 1 लाख तक एफोर्ड कर सकते हैं हर लोग, तो 40 आदमी 1-1 लाख रुपया मेरे को दे देते बिजनेस करने के लिए। वो 40 आदमी में से 20 तो ऐसे होते हैं भाई हमको आप पसंद हो, आप बढ़िया आदमी हो, बिजनेस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो पैसा मेरा बैंक में पड़ा था, 6% वहां से मिलता था, आप 8% ब्याज दे देना, नफा नुकसान आपका। 20 आदमी तो ये कहते हैं। और 20 आदमी ये कहते हैं कि नहीं तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, हम अपना पैसा दे रहे हैं, तो जो पैसे में कमाई करोगे वो शेयर हमको चाहिए। तो बेसिकली यही डिफरेंस है इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड में। जो लोग शेयर मांग रहे हैं प्रॉफिट में वो लोग इक्विटी होल्डर हैं, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उनका हिस्सा होगा, वो उसके मालिक हैं। और जो ब्याज मांग रहे हैं वो डेट हैं, वो मेरे क्रेडिटर हैं, उनको मैंने सिर्फ ब्याज देना है, कमाई जितनी होगी वो बाकी लोगों की है जो शेयर होल्डर हैं। ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने कोशिश की है कि आपको इक्विटी और डेट का फर्क बताऊं। जो लोग सिर्फ ब्याज मांग रहे हैं वो क्रेडिटर है और उनका मेरे सिर पे डेट है। जो मेरे से प्रॉफिट में शेयर मांग रहे हैं तो वो इक्विटी होल्डर हैं, वो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे मेरे साथ, जो भी मेरे बिजनेस का खर्चा आता है वो उसमें करेंगे। मैं भी एक शर्त उनके साथ और लगा देता हूँ, देखो एक बात है, पैसा तो आपने दे दिया, बिजनेस भी मैं शुरू कर लेता हूँ, लेकिन बिजनेस चलेगा तो आप बीच में पैसे मांगोगे तो मेरा बिजनेस सारा खराब हो जाएगा, तो मैं बीच में पैसे किसी को नहीं दूंगा। तो जिसको पैसे चाहिए वो आपके जो दोस्त हैं उनको अपना हिस्सा दे देना, मेरे को क्या, मैं उनको आगे से प्रॉफिट दे दूंगा। तो इसी तरीके से जो शेयर्स होते हैं वो भी कभी भी रिडीम नहीं होते, जब तक वो कंपनी चल रही है वो कंपनी में कभी रिडीम नहीं होंगे। वो जिसको पैसे चाहिए वो आगे बेच देगा, चाहे प्रॉफिट, अगर कंपनी बहुत अच्छी चल रही है तो प्रॉफिट पे बेचेगा, अगर कंपनी ठीक नहीं चल रही है तो घाटे पे बेचेगा। लेकिन कंपनी वापस अपने शेयर बहुत ही लास्ट मोमेंट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में लेती है, नॉर्मल के कोर्स में नहीं लेते। तो एक किस्म से परपेचुअल होते हैं कि जब तक कंपनी चलेगी तब तक वो इक्विटी शेयर होल्डर रहेंगे और वो प्रॉफिट कमाते रहेंगे। और एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह म्यूचुअल फंड वो है कि बहुत सारे लोग मिलके कुछ एक आदमी को एंगेज कर लेते हैं जो उनके फंड को प्रोवाइड कर उसको कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है, और वो देखता है कि कौन सी कंपनी के शेयर लेने हैं, कौन सी कंपनी के नहीं लेने हैं, और वो प्रोफेशनली उसको हैंडल करते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अपने म्यूचुअल फंड होल्डर्स को लेके देता है। ये म्यूचुअल फंड है। जब आप डायरेक्ट इक्विटी में लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप गाड़ी खुद चला के जा रहे हैं, तो ऐसा है जैसे आपने डायरेक्ट इक्विटी में परचेज किया। और अगर आपने एक प्रोफेशनल ड्राइवर को एंगेज कर लिया
जो जिसको रूट भी मालूम है, वहां पे रास्ता भी जाने का मालूम है, तो वो एक फीस लेगा, अपनी दिहाड़ी लेगा और आपको सही सलामत डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। और हो सकता है उसकी गाड़ी चलाने की इतनी अच्छी आर्ट हो कि जितना उसकी फीस होगी, जितनी उसकी दिहाड़ी होगी, उतने का वो आपको पेट्रोल भी बचा के देगा। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड में आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, एक मैनेजर मिल जाता है जो आपके फंड्स को बहुत अच्छे तरीके से आपके हिसाब से मैनेज करता है। कल मैंने 2 एग्जांपल दिए थे कि अगर आपने 5 लाख रुपए जमा कराए, तो कोई पूछ रहे थे मेरे से कि कौन से म्यूचुअल फंड है वो। तो पहला एग्जांपल जिसमें मैंने बिल्कुल आर्बिट्रेरी एक एसबीआई का म्यूचुअल फंड उठा लिया था, एसबीआई हाइब्रिड फंड। उसमें 10 लाख रुपए जमा कराए, अगले महीने से 5,000 रुपए हर महीने लेते रहे। 60 महीने तक 5,000 रुपए जो बैंक का ब्याज होता है उतना हर महीने लेते रहे, तो 3 लाख रुपए हमने ले लिया। लेकिन 5 साल के बाद वो 10 लाख की कीमत अभी भी 14,32,000 थी। और दूसरा इसी तरीके से मैंने 10 साल पुराना एक एग्जाम्पल उठाया था, आईसीआईसी का ब्लू चिप म्यूचुअल फंड था। उसमें उसी तरीके से 10 लाख रुपए जमा कराए, 5,000 रुपए हर महीने लेते रहे 10 साल तक। 10 साल तक हमने 6 लाख रुपए ले लिए, लेकिन वो 10 लाख के फिर 22,07,000 मिले थे। इसी कैलकुलेशन को आप किसी भी म्यूचुअल फंड को मेरे पास ला सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में अगर ये 8 साल पहले जमा कराया होता तो आज कितने पैसे होते। मैं सॉफ्टवेयर है, इमीडिएटली पता लग जाता है कि इसका क्या रिटर्न पैसे रहा है। इसी को मैंने एग्जांपल दिया, नाम दिया था कि केक खा भी लो, बचा भी लो। इसके बाद मैं आपको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो कंपाउंडिंग है, उसकी भी एक छोटी सी कहानी है। 2 दोस्त थे, दोनों ने इंजीनियरिंग इकट्ठे की और इकट्ठे उनकी 50,000 रुपए की सैलरी लगी प्लेसमेंट में। 25 साल की एज के ऊपर उन्होंने इंजीनियरिंग की थी और उसी समय उनकी जॉब लग गई। 50,000 रुपए हर महीने उनको तनख्वाह मिलती दोनों को, लेकिन दोनों की अलग अलग शहर में लगी, अलग अलग लाइफस्टाइल था। एक 50,000 में से 10,000 रुपए हर महीने बचा रहा था और एक पूरे के पूरे 50,000 खर्च कर रहा था। 10 साल के बाद दोनों एक शादी में मिले और अपने बारे में आप बातचीत करने लगे और फिर शेयर किया कि मैं तो हर महीने 10,000 बचाता हूँ। कहते तू तो पागल है, मैं तो हर महीने जितने पैसे मिलते हैं सारे खर्च कर लेता हूँ। सैर किया, स्पाटा किया, खाया पिया, होटल में गए, ये किया वो किया, तो जिंदगी तो जीने की लाइफ है, मजे का लाइफ है। दोनों आपने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करके वापस अपने अपने शहर चले जाते हैं। रात को जब ये लोग आपस में सलाह करते हैं और जो पहले वाला होता है, जो 10,000 रुपये बचा रहा होता है हर महीने, उसको लगता है वो ठीक कर रहा था, जिंदगी तो ऐश करने के लिए मेरे को ऐश करनी चाहिए, अगले महीने से वो बचाना बंद कर देता। और जो दूसरा है उसको लगता है कि पहले वाला ठीक कह रहा था, यार खा पी तो लेते हैं, ऐश तो करते हैं, लेकिन 10,000 रुपये तो बचाने ही चाहिए थे, उसके बाद जो मिल रहा है उसमें ऐश करते हैं। वो 10,000 रुपये बचाने लग पड़ता है हर महीने। और जिस स्कीम में पहले वाले ने बचाए होते थे उसी स्कीम में ये बचाने शुरू कर देता। अब पहले वाले ने बचाना बंद कर दिया, 10 साल तक बचाए थे, बचाना बंद कर दिया। दूसरे वाले ने 10 साल के बाद बचाना शुरू किया और हर महीने रेगुलरली बचाता रहा। अब दोनों रिटायरमेंट डे के ऊपर मिलते हैं। ये शादी में जो मीटिंग हुई थी उसके 25 साल के बाद दोनों मिलते हैं और दोनों फिर अपने शेयर करते हैं और दोनों एक दूसरे को कहते हैं तूने तो मेरे को बहुत अच्छा गाइड किया था, मैंने हर महीने 10,000 रुपये बचा रहा हूँ, 25 साल हो गए, मैंने आज तक मैंने 30 लाख रुपए बचा दिए। अच्छा, और मैंने तो बचाना ही बंद कर दिया था, जिस दिन तेरे से मिला अगले दिन से मैंने एक पैसा नहीं बचाया। लेकिन जो पैसा बचाया हुआ था पहले उसको छेड़ा नहीं है, वो वहीं पड़ा हुआ है। तो देखते हैं कि उसका क्या हुआ। जिसने 25 साल लगातार बचाया था, 35 साल की एज से 60 साल तक हर महीने 10,000 रुपये बचाया था, उसने 30 लाख रुपए बचाए थे और उसके बन गए 30 लाख के 1,24,40,895 रुपए। बड़ा खुश कि तूने मेरे को बहुत अच्छी सलाह दे दी, मैं देखो करोड़पति बन गया। अगर मैं सारे पैसे खाता पीता तो मैं तो वैसे का वैसे खाली आती रह जाता। और जिसने पहले 10 साल बचाया था उसके बाद सारी उम्र उसने कुछ नहीं बचाया, उसने जब अपना अकाउंट खोल के देखा तो उसके बने हुए थे
कैन यू एस्टिमेट क्या होगा उसका? उसके बने हुए थे 2,18,43,00,000 जिसने सिर्फ पहले 10 साल बचाए थे, उसका अमाउंट जो है वो जिसने 25 साल तक बाद में जमा किए उससे डबल के करीब था। ये दिस इज मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। ये कहानी इसलिए एक्चुअल कैलकुलेशन है, आप कभी भी कंप्यूटर कैलकुलेटर लेके बैठेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो ये फिगर्स बिल्कुल करेक्ट आएगी। मैंने भी इस समय अभी यही कैलकुलेशन करके निकाली फिगर्स। ये कहानी इस तरीके से बनती है कि जो पहले पैसे जुड़े हैं उसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर कंपाउंडिंग लगता रहता है। और इसीलिए जब यंग लोग होते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप जल्दी सेविंग शुरू करें। जितनी जल्दी करेंगे उतने कम पैसे में ज्यादा सेव कर पाएंगे। मेरी अपनी लाइफ जॉब जो है 19 साल की एज में लग गई थी बैंक में, और मैंने सेकंड सैलरी से शेयर खरीदने शुरू किए, सेकंड सैलरी से। सो अर्ली स्टार्ट वाला एक मेरा एग्जांपल है, और मैं फाइनेंशियली ठीक ठाक हूँ। तो ये एक वंडर है, एट्थ वंडर ऑफ कंपाउंडिंग और अर्ली स्टार्ट ऑफ द सेविंग। और नॉट ओनली सेविंग, इन्वेस्टिंग। सेविंग तो सब लोग करते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता, या बहुत कम लोग करते हैं। 2000 में एग्जैक्टली इसी 2000 में शादी कैसे? उसकी शर्त एक ही है कि जब बच्ची पैदा हो या बच्चा पैदा हो, लड़का हो या लड़की, जिस दिन वो पैदा हो उस दिन आप 2000 रुपए की उसकी सिप खोल दें उसके नाम से। 21 साल तक वो 2000 की तरफ देखना नहीं है। वो हर महीने पहली तारीख को तनख्वाह मिले और तनख्वाह में से 2000 उसके निकालते जाएं। 21 साल की एज में आपके 21 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। एक रीजनेबल शादी हो जाती है। अगर आज की 10 लाख की शादी हो तो 5% के हिसाब से महंगाई बना करके भी उस समय करीब आज के 10 लाख जो है उस समय 21 साल के बाद 28-29 लाख होंगे। उसमें से 21 लाख रुपए आपके 2000 रुपए में से हो जाएंगे। अगर आपको पूरे 29 लाख रुपए चाहिए तो सिर्फ एक छोटा सा काम करें कि हर महीने 2000 जोड़ें, लेकिन हर बर्थडे पे उसको 5% बढ़ा दें। पहले बर्थडे के ऊपर 2100 रुपए, दूसरे बर्थडे के ऊपर 2205 रुपए, तीसरे बर्थडे के ऊपर 2316 रुपए। 5% हर बर्थडे पे बढ़ाते जाए, आपको पूरे 29 लाख रुपए मिल जाएंगे, जो शादी के लिए बिल्कुल एक रीजनेबल फिगर है। और अगर आप 10% हर साल बढ़ाते हैं तो ये रकम बनती है 43 लाख रुपए। बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाते हुए मैंने कहा है ये सिर्फ रेगुलर सेविंग का एक फंडा है, जो रेगुलर और शुरू में एकदम पहले दिन जब बच्ची पैदा होती है उस दिन से अगर आप उसकी पढ़ाई के लिए या उसकी शादी के लिए जोड़ना शुरू करते हैं तो जब एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी उस समय आपको कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सेविंग काम आएगी। इसीलिए हम लोग जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं या इस लाइन में डील करते हैं वो एक चीज कहते हैं कि गोल बेस्ड सेविंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि आमतौर पे सेविंग करते हैं कि मेरे 25,000 तनख्वाह लगी, 10,000 खर्चा हुआ या 15,000 खर्चा हुआ, 10,000 बच गए, 10,000 मिक्स सेविंग में पड़े हुए हैं या एफडी बन गई है, उसको गोल बेस्ड नहीं करते हैं। जबकि इसमें फंडा ये है कि आपका बच्चा हुआ बच्चे की मैरिज के लिए चाहिए तो उसका एक अलग SIP बना दें, एक अलग RD बना दें और उसमें उतने पैसे जितने की जरूरत है उतने पैसे जोड़ते रहें। अगर आपने मकान लेना है तो मकान के लिए हाउसिंग लोन लेना है और मकान के लिए उस हाउसिंग लोन से अपना कितना पैसा लेना है वो एक कैलकुलेट करके उसकी अलग सेविंग करें। कार लेनी है, यानी आज की तारीख में जो आप लोग हैं वो इस सब चीजों में से निकल चुके हैं, लेकिन बच्चों को उस तरीके से गाइड कर सकते हैं आप अपने बच्चों को कि जो भी सेविंग, जो भी गोल है उस गोल के हिसाब से सेविंग करें। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अलग सेविंग करें, बच्चों की एजुकेशन के लिए अलग करें, शादी के लिए अलग करें, इसके लिए मकान के लिए, कार के लिए, हर चीज के लिए अलग अलग अगर सेविंग करेंगे और उसको आपस में मिक्स नहीं करेंगे तो आपके जब जब माइलस्टोन आएंगे आप उनको बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे।
लास्ट मेरे पास थोड़ा सा टाइम हो रहा है, मैं रेगुलेटर की बात करता हूँ। ये जो म्यूचुअल फंड है ये बहुत प्रॉपरली रेगुलेटेड है। सेबी जो इसका रेगुलेटर है वो रेगुलेट करता है, और इसमें एक ही आदमी को नहीं ये सारी चीजें होती, इसमें 3 पार्टियां होती हैं म्यूचुअल फंड को रन करने के लिए। एक तो ट्रस्ट होता है जो म्यूचुअल फंड सेटअप करता है। ट्रस्ट इसलिए कि ट्रस्ट में अगर कोई हेराफेरी करता है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग बहुत सख्त होती है, अमानत में ख़यानत का उसके ऊपर दोष लगता है। तो इसलिए सारे म्यूचुअल फंड जो है एक ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाते हैं। उनको शेयर्स जो हैं वो खुद अपने पास नहीं रख सकते। जो भी जितने कस्टमर आते हैं इनके पैसे आते हैं, पैसे सीधा बैंक अकाउंट में आएंगे और शेयर सीधा डीमैट अकाउंट में जाएंगे। उनके पास अपने पास ट्रस्ट के पास ना पैसे होंगे ना शेयर होंगे। और जो हिसाब किताब है किसने कितने पैसे दिए और कौन से शेयर खरीदे गए, इसके लिए ट्रांसफर एजेंट्स हैं। वो एक म्यूचुअल फंड से बिल्कुल अलग एक संस्था होती है जिसको ट्रांसफर एजेंट्स बोलते हैं, वो अलग होती है, उनके पास हिसाब किताब होता है। तो एक ट्रस्ट हुआ जो म्यूचुअल फंड को डील कर रहा है या जिसने म्यूचुअल फंड सेटअप किया है। एक ट्रांसफर एंड रजिस्ट्रार एजेंट हुए जो सारी रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। बैंक में सारा पैसा आता है और शेयर्स जो हैं वो अलग डीमैट में स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के पास या एनएसडीएल के पास रहते हैं। तो इसलिए फ्रॉड का कोई चांस नहीं होता। और कभी कभी कोई कंपनी फेल हो जाती है, कोई एएमसी ऐसा सोचते हैं कि हमने अपना बिजनेस बंद करना है, तो भी किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को कोई लॉस नहीं होता, उनके पैसे बिल्कुल सेफ रहते हैं। वो कंपनी जो है अपना जो भी एसेट लायबिलिटी जिस कंपनी को देती है, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का सारे के सारे पैसे सारे इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड रहती है। इसी के साथ मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन खत्म है। आप लोग कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, और अदरवाइज जब भी कभी भी कोई भी सवाल पूछने की इच्छा हो, मेरा फोन नंबर ग्रुप में है ही है, कभी भी आप पूछ सकते हैं। मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आप कोई ऐसा सवाल पूछते हैं। मेरा शौक है कि लोगों को गाइड करूं, इन्वेस्ट करूं, और वो लोग अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते देखें, मल्टीप्लाई होते देखें। और कहते हैं कि कहावत है बफेट साहब की कि अगर आप अपने पैसे को रात को भी आपका पैसा नहीं बढ़ता है, आप इस तरह इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि आपका पैसा रात को भी बढ़े, तो फिर आपको रिटायरमेंट के बाद भी काम करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने पैसे को इस तरीके से लगाएं कि वो रात को भी बढ़ता रहे, दिन में भी बढ़े, संडे को भी बढ़े और छुट्टी वाले दिन भी बढ़े। तो आपको बुढ़ापा जो है फाइनेंशियली ज्यादा जो है स्ट्रांग हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। तो नरेंद्र जी, मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक एज यू टोल्ड ना कि आई मीन जब से बच्चा पैदा हो तब से ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एसआईपीज में। तो लाइक वहाँ पे हमारे पास चाइल्ड प्लान्स भी होते हैं, तो वो बेटर होते हैं या म्यूचुअल फंड्स बेटर होते हैं? आई मीन व्हाट वुड यू सजेस्ट? आई मीन देखिए, म्यूचुअल फंड और लाइफ में मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड अच्छा। लाइफ में जो है इंश्योरेंस का रिस्क भी कवर करते हैं, इनकम टैक्स की सेविंग के लिए भी करते हैं, और सेविंग वाला पार्ट भी होता है। लेकिन जब और उस तीनों की वजह होने से उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है और रिटर्न कम हो जाता है। अगर सिर्फ म्यूचुअल फंड में करते हैं तो उसमें लाइफ रिस्क प्रीमियम नहीं है कोई भी। आपकी 100% जो है इन्वेस्टमेंट वो सारी की सारी उसमें फंड में लगती है और ज्यादा अच्छे से रिटर्न मिलेगा। अगर आपको किसी का इंश्योरेंस चाहिए तो अलग से टर्म इंश्योरेंस बाय करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स आप सजेस्ट करोगे, आई मीन व्हिच आर गुड, आई मीन व्हिच शुड टेक केयर ऑफ दोस? म्यूचुअल फंड सजेस्ट एज सच, जब तक रिक्वायरमेंट ना पता हो, इन्वेस्टर की एज ना पता हो, किस पर्पज के लिए सेव कर रहे हैं, तब तक नहीं बता सकता मैं कुछ भी। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज टेक अ चाइल्ड ऑफ 7 years old, और लेट्स सपोज अभी हमने स्टार्ट नहीं किया इन्वेस्टमेंट लाइक एज यू टोल्ड, तो अगर अभी स्टार्ट करना है एट 8 years of age, so what should someone do? आई मीन एक एग्जांपल दे रहे फॉर एग्जांपल। ओके, एचडीएफसी का चाइल्ड प्रोटेक्शन प्लान है बच्चों के नाम। एचडीएफसी का भी है, आदित्य बिरला का भी है, आप यू कैन ऑप्ट फॉर इट। दोस आर वो सारे वो है ना म्यूचुअल फंड से बेसिकली? म्यूचुअल फंड में है और वो चाइल्ड के लिए ही है।
ओके, और अगर कोई आई मीन एल्डर एज है, इफ दे हैव नॉट येट इन्वेस्टेड, लेट्स सपोज कोई भी एज ले लो 40 इयर्स के हैं और उन्होंने अभी रिटायरमेंट प्लान नहीं किया फॉर एग्जांपल, तो उस केस में उन्हें क्या करना चाहिए? आई मीन मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन वो लोग अपने लिए रिटायरमेंट प्लान नहीं करते, राइट? दे इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस एंड वो चलता रहता है। आई मीन ए पोर्शन ऑफ देयर जो सेविंग्स है उसको वो कन्वर्ट कर सकते हैं अच्छे म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे वो SWP करके पेंशन की तरह या इंटरेस्ट की तरह कुछ विड्रॉ भी कर सकते हैं। और उसके लिए आई विल रिकमेंड, क्योंकि एज ज्यादा है, तो असेट एलोकेटर फंड आते हैं या बैलेंस एडवांटेज फंड आते हैं, जो कि जब मार्केट स्टॉक मार्केट बड़ी होती है तो शेयर्स में अपना एक्सपोजर कम करके डेट में ले लेते हैं, और जब मार्केट गिरी होती है तो डेट में एक्सपोजर करके शेयर मार्केट में ले लेते हैं। तो वो डायनामिकली मैनेज करते हैं, वो फंड अच्छे रहते हैं। ओके, कोई सजेशन, आई मीन एनी व्हिच वी कैन सर्च? आई मीन बहुत सारे फंड हैं। जब एक्चुअली आपने जब करना हो तो मैं आपको अलग से बता सकता हूँ, 4-5 ऑप्शन दे सकता हूँ। असेट एलोकेटर कैटेगरी बता रहा हूँ मैं आपको, असेट एलोकेटर फंड है, किसी का भी आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। HDFC है, आदित्य बिरला है, ICICI है, कोटक है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो उन एसेट एलोकेटर फंड्स में रिस्क कम हो जाता है, राइट? आई मीन रिस्क कम हो जाता है, यस। डायनामिकली उसको मेंटेन करते हैं इक्विटी और डेट के अंदर, और उसमें रिस्क कम हो जाएगा। सीरियस सीनियर लोगों के लिए आई विल सजेस्ट दैट। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। किसी का और प्रश्न हो तो हमारे पास है अभी 2-3 मिनट, कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ठीक है सर, ये हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ आज प्रेजेंटेशन कंप्लीट है। क्वेश्चन आंसर जब भी कोई पूछना चाहे ऑलवेज वेलकम है। और एक चलते चलते लास्ट, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न। एक नॉर्मल क्वेश्चन था नरेंद्र बत्रा जी, लाइक एक होता है हमारा म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है शेयर मार्केट। सो दोनों में से कौन सा बेटर होता है? एट टाइम्स कुछ लोग कहते हैं शेयर मार्केट इज मोर बेटर देन म्यूचुअल फंड। आई मीन नॉर्मल पर्सन को तो दोनों ही ज्यादा नहीं पता होते हैं कि आई मीन मैंने बताया था शेयर मार्केट में आपको गाड़ी खुद चला के लेके जानी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड की कॉस्ट भी जो है सेबी रेगुलेट करता है। इट कैन नॉट, इट इज एज लेस देन एज 1% एंड कैन नॉट बी मोर देन 2.5% इन एनी केस। तो एक या 1.5 या 2% के ऊपर आपको एक प्रोफेशनल मैनेजर मिल जाता है जो आपके फंड को मैनेज करता है। तो I feel until you are expert in share market, you should invest through mutual fund. Okay, sounds good. Okay, thank you. Welcome. सर, एक पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन की जो स्कीम है, उसके नॉमिनी के लिए उसके क्या रूल्स हैं? सीनियर सिटीजन, हाँ जी, सीनियर सिटीजन के लिए एक स्कीम है ना? हाँ। तो उसमें तो आपने नॉमिनी किया तो उसको पैसे तो मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे जैसे बैंक में है कि वो मतलब नहीं आप मेरी बात समझे नहीं थे शायद, दोबारा क्लियर करता हूँ। जिसको भी आपने बैंक में नॉमिनी किया है, हाँ जी, या किसी भी स्कीम में नॉमिनी किया है, उसको पैसे तो मिल ही जाएंगे, पक्की बात है। हाँ जी। अगर 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के अंदर लड़ाई झगड़ा हो गया, दूसरे ने कह दिया, तब प्रॉब्लम है कि अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज जिसको नॉमिनी किया उसको पैसे मिल जाएंगे। जैसे वो LIC और बैंक का था ना डिफरेंस। हाँ, LIC में तो वो बेनिफिशियल ओनर बन जाता है। हाँ जी, चाहे LIC है चाहे डीमेट है, उसमें जो नॉमिनी है वो he or she is the ultimate owner of that property. हाँ जी। लेकिन बाकी जगह पे he is entitled to receive the money from the bank for distribution amongst your legal heirs. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. इसमें ये होता है ना मैम, अगर मान लो दूसरा बच्चा क्लेम कर भी सकता है, वो चाहे तो कर सकता है, जैसे भाई बहन है, चाहे तो कर सकता है,
नहीं चाहे तो ठीक है ना, हाँ जी। बहन को मिल रहा है कोई बात नहीं, भाई ये सोचेगा हाँ कि जी। मेरे को भी तो मिला है, बहन को मिल हाँ रहा है जी। कोई बात नहीं। पर मैंने अगर कहा रूल भाई तो या पता भाभी होने ऐसा चाहिए। सोचे कि यार किया तो हमने सारा, ये ऐसे ही ले जा रही है आप ज्यादा डीप में मत वो नहीं, जाओ। मैंने ले कहा रूल तो सकता पता है, होने भाई चाहिए ना। क्लेम कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है See, रूल कि माँ पता का हम होना चाहिए। पैसा हाँ है, जी। हम हम दोनों लोगों में एंटाइटल्ड हैं, इतनी इसको प्रॉब्लम, सारा मिले। हम लोगों में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी प्रॉब्लम मुस्लिम नॉर्मली नहीं फैमिलीज में आती। आती है। हाँ जी। हाँ और जी। मुस्लिम, आपको सबको जान के हैरानगी होगी, मुस्लिम आदमी को अपनी प्रॉपर्टी को नॉमिनेट करने का भी हक नहीं है, वसीयत नहीं कर सकते। जितनी उनकी अपनी कमाई है उसकी 1/3 प्रॉपर्टी की ही वसीयत कर सकते हैं, 2/3 प्रॉपर्टी शरिया कानून के हिसाब से ही बटेगी। वो अपनी कमाई को भी अपने हिसाब से नहीं खर्च कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। आप सब लोग एक बहुत वंडरफुल ऑडियंस थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू वेरी मच। Thank you. बत्रा जी, वंडरफुल ऑडियंस की बात नहीं है, यहाँ सारे बुद्धू बैठे हैं मतलब आप सब, बाकी सबको नहीं कह रही, अपने आप को कह नहीं, सभी अब ऐसे हैं, क्या है सभी कि ऐसे हैं। अंजू जी, हीरा तो अपनी कदर नहीं जानता ना, वो तो जोरी जानता है। और मेरे से बेटर आपको कौन जान सकता है, एटलीस्ट इस ग्रुप में तो। सर नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम कभी जानने की शायद कोशिश ही नहीं करते, या फिर हमें इतने अच्छे से कोई समझाने वाला भी नहीं मिलता। अगर आप प्रोफेशनल्स के पास जाओगे, वही डॉक्टर के पास जाने वाली बात है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, यहाँ पे भी हम जाते थे तो वो कहते हैं कि आप दवाई खाओ ना, आम खाओ, आपको पेट गिनने से क्या मतलब है, मतलब गहराई में नहीं बताना चाहते थे। लेकिन जैसे डॉक्टर केके से जुड़े तो उन्होंने हमें हर चीज़ का रूट कॉज पता करना बताया कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके और क्या क्या वेज हो सकते हैं। सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन नहीं, योगा भी हो सकता है, आयुर्वेद भी हो सकता है, होम्योपैथिक भी हो सकता है। तो उनका ये था कि आपको पूरा एक्चुअली पता चले और उसको ट्रीट आप खुद ही मतलब करने की कोशिश करो, या जहाँ जाओ भी तो आपको पता हो कि दूसरा डॉक्टर आपको ठीक से ट्रीट कर रहा है या नहीं कर रहा, दूसरा कोई आपको बुद्धू ना बना पाए। शायद वही प्रयास बत्रा सर का भी है कि हमें वो बढ़िया से सिखाना चाहते हैं, ताकि हम जब भी कोई डिसीजन लें तो एटलीस्ट उसको सोच समझ के हम ले सकें। बाकी परमात्मा के हाथ में है। थैंक यू बत्रा सर। और बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी क्वेश्चन बाद में भी किसी के मन में आता है, या किसी को लगे कि दोबारा सेशन की ज़रूरत है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो ग्रुप में मैसेज डाल देंगे, हम सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोबारा से सेशन लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती समय हमें देने के लिए और इतनी सुंदर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ईश का भी बहुत बहुत थैंक यू, जिसने आपकी स्लाइड्स बनाने में हेल्प की। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर का नंबर ग्रुप में है, अगर कुछ क्वेश्चन वैसे भी पूछना चाहें तो आप कभी भी सर से फोन करके या मैसेज के थ्रू उनसे पूछ सकते हैं। अभी हम 3 बार ओम के साथ एक ब्रेक देंगे और उसके बाद अगला सेशन शुरू करेंगे। आज हमारे साथ कर्नल मेहता जी ने भी ज्वाइन किया है। मेरे बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद उनसे अनुरोध है कि अभी हम पढ़ेंगे गीता को और उसके बाद हम 6 बजे के बाद डिस्कस करेंगे, तो 6 बजे से पहले खिसके मत प्लीज 6 बजे 6:30 तक आप हमारे साथ ही रहेंगे आज। ठीक है, 3 बार ओम के साथ हम एक ब्रेक देंगे और चौथा अध्याय शुरू करेंगे। ठीक। सभी गीता प्रेमियों को मेरा प्रणाम। बत्रा साहब का बहुत ही अच्छा लगा लेक्चर, बट आई एम रियली सॉरी। ओम